हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अपना पॉलिटी का सेशन, जिसमें हमारी पॉलिटी की इससे पहले 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। आज हमारी पॉलिटी की यानी 5th क्लास है। आज हम देखेंगे पॉलिटी में अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो हमारे राज्य की क्या हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। जो कि आपको दिख रहा होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो कि भाग 4 में दिया हुआ है हमारा। भाग 4 में 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, यानी आर्टिकल 51 तक हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व दी हुई। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ आज हमारे स्टैटिक पॉइंट कितने रखें। यानी कि हमारा जो भाग 4 है, जिसमें 36 से लेके 51 तक आर्टिकल दे रखे हैं, वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी देता है। जिसमें कि सबसे पहला है कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक तो हमारा दे रखा है समाजवादी, एक गांधीवादी और एक उदारवादी, यानी 3 प्रकार के हमारे जो दे रखे हैं यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, ये तो हमारे हुए 3 भागों में इनको डिवाइड कर रखा है हमने। और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कौन देता, तो हमारे जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे संविधान बनाने से पहले एक समिति बिठाई गई थी, जिसको बोला जाता है सप्रू समिति। यानी सप्रू समिति एक बिठाई गई थी जो कि 1945 में। इसने व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में दो श्रेणी में सुझाव दिया था। एक तो सुझाव दिया था हमारा मौलिक अधिकारों के बारे में, और एक सुझाव उसने दिया था सप्रू समिति ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो जो न्याय संगत है, यानी कि जिसके खिलाफ हम अगर वो कुल मिला के वो आर्टिकल या वो अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। तो वो तो हुए न्याय संगत हमारे, जो कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। और गैर न्याय संगत, यानी कि सरकार का अधिकार तो है कि वो हमें प्रोवाइड करवाए, लेकिन अगर नहीं प्रोवाइड करवा रही है तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते दोस्तों। तो ये हुआ गैर न्याय संगत, यानी कि गैर न्याय संगत के बारे में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये जानकारी दी जाती है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार के हमारे भविष्य के मौलिक अधिकारों के रूप में इनको गिना जाता है। कि हो सकता है आगे हमारा देश जैसे जैसे सक्षम होता जाएगा, तो जो हमारे फंड इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जानकारी दे रखी है, इनको हमारे मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों ये हमारे न्याय संगत और गैर न्याय संगत दो हमारे ये सुझाव जो दिए थे हमारे सप्रू समिति ने। उसके बाद हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन सिद्धांतों को संविधान की उपन्यास विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे हमारे, उन्होंने इस सिद्धांत को संविधान की उपन्यास, यानी संविधान की उपन्यास की विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। तो ये है कुछ पॉइंट। और अब हम देखते हैं इसके आगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद के बारे में क्या क्या दे रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने कुछ आर्टिकल हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट है। यानी कि आर्टिकल नंबर 37 हमारा क्या कहता है कि राज्य सरकार पर उनके कार्यान्वयन के लिए नैतिक दायित्व होते हैं। यानी जो आर्टिकल नंबर 37 हमारा बताता है कि जो राज्य सरकार के ऊपर है, उसके जो नैतिक कर्तव्य हैं, जो उसके नैतिक कार्य हैं, उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी को डालते हैं। यानी कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो राज्य के लोगों के लिए उसका नैतिक दायित्व करे। ये हमारा बताता है आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 38 में हमारा दे रखा है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यानी कि राज्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार के सामाजिक व्यवस्था, यानी कि जो उसके लिए सामाजिक व्यवस्था जो भी हो सकती हैं राज्य की तरफ से, वो सारी व्यवस्थाएं राज्य सुनिश्चित करेगा। यानी अपने राज्य के लोगों के लिए राज्य हर प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सुनिश्चित करेगा। ये हमारा बताता है आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 39 यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम। यानी कि जैसे कि अगर समान ग्रेड पे हम काम कर रहे हैं तो हमें उसके लिए समान राशि मिलनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कार्य का जो इसमें मतलब कुल मिला के जो लिमिट चल रही है, जैसे अगर 250 रुपये चल रहा है या 30 रुपये चल रहा है, तो उसके लिए कोई हमें 100 रुपये या 150 रुपये दे दे,
तो दोस्तों उसके लिए जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है वो हमारा आर्टिकल नंबर 39 बताता है कि इसमें सब मतलब कि जिस काम के लिए समान अगर काम है तो उसके लिए समान वेतन भी मिलेगा आपको। ये हमारा बताता है आर्टिकल नंबर 39। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर टिक कर लीजिएगा। तो इसमें मतलब सारे सारे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर टिक कर देंगे। आप उसको टिक मार्क कर लेना, उसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में हमारा जो ज़्यादातर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ज़्यादातर नहीं पूछता है। बस इसमें 5 या 6 आर्टिकल हमारे काम के हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। बस हम आपकी जानकारी के लिए सारे आपको समझा दे रहे हैं। आर्टिकल नंबर 40 ये ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करे और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करें। यानी कि आर्टिकल नंबर 40 हमारा बताता है कि ग्राम पंचायतों को सुनिश्चित करें यानी व्यवस्थित करें और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ दें। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा पहले हमारे ग्राम सभा में जो ग्राम प्रधान हुआ करते थे उनके पास उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं उनके पास जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पहले ग्राम प्रधान नहीं करवा सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। क्योंकि ये जो आर्टिकल नंबर 40 है ये हमारे महात्मा गांधी जी की देन है। उनका कहना ये था, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी को माना जाता था कि वो एक अराजकतावादी थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि जनता के ऊपर किसी प्रकार का राज्य का शासन हो, क्योंकि उनका मानना था कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने जनता के ऊपर शासन किया है उसी तरीके से अगर राज्य बन जाएंगे तो राज्य भी जनता के ऊपर एक प्रकार का शासन ही करेंगे। तो जनता पहले भी गुलाम थे और उसके बाद भी गुलामी रहेगी। तो गांधी जी का यही मतलब था कि सारी शक्तियाँ ग्राम पंचायतों को दे दी जाएँ और ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही गाँवों का विकास कराया जाए। यानी कि उन्हीं गाँवों के बीच से एक लीडर बनाया जाए जो कि प्रधान, जैसे कि आज के तौर पे आप देखते हैं प्रधान हो, और वो प्रधान के ही तहत उनको शक्तियाँ दी जाए, उनको समझाया जाए, सिखाया जाए और ग्राम प्रधान अपने लेवल पर अपने ग्राम सभा का विकास करे। ये था गांधी जी का कहना। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा पूरा संविधान आपने पढ़ लिया है, कहीं पर भी महात्मा गांधी जी का नाम नहीं आया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा संविधान बने जिसमें कि हमारे भारत के लोगों के ऊपर कोई शासन करे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने संविधान में कहीं भाग ही नहीं लिया। तो ये हमारा महात्मा गांधी का यही कहना था कि वो ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करें, उन्हें आवश्यक शक्तियाँ दें। तो जब ये कहना था, हालांकि गांधी जी मान नहीं रहते, फिर इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी को समझाया कि जो आप बता रहे हैं आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे जो देश की जनता है अभी इतनी शिक्षक नहीं है, इतनी शिक्षित नहीं है कि वो अपने आप अपना विकास कर सके दोस्तों। तो इस वजह से जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि जैसे जैसे हमारे देश की जनता शिक्षित होती जाएगी तो हम धीरे धीरे इसके जो मौलिक अधिकार ये जो दे रखे हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनको हम धीरे धीरे मौलिक अधिकारों में चेंज करते जाएंगे और ग्राम सभा की हम पावर को बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि आजकल आप देख भी रहे होंगे कि ग्राम सभा की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 40, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप टिक कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और आर्टिकल नंबर 49 शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम का अधिकार। यानी कि अगर शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए आपको काम का अधिकार दिया जाएगा, यानी कि सरकार का दायित्व है कि आपके लिए काम को प्रोवाइड करवाए। जैसे कि आप लोग गाँव में इस टाइम देखते भी होंगे जो एक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना मनरेगा, जैसे आपने देखा होगा 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना, वो एक तरीके से यही है कि सरकार का दायित्व है कि हर लोगों तक एक प्रकार का रोजगार दिया जाए, हर एक आदमी को रोजगार पहुँचे। तो ये सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था, ये आर्टिकल नंबर 41 में जो दे रखा है कि शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए जो काम का अधिकार है, यानी हर एक आदमी को काम का अधिकार है जो सरकार उसको पूरा करवाएगी, यानी सरकार अपना दायित्व पूरा करेगी। आर्टिकल नंबर 42 काम के लिए सही वातावरण और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। यानी कि एक प्रकार से ये मानो दोस्तों कि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए सही वातावरण मिलना चाहिए। जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में काम करने गए तो दोस्तों फैक्ट्री में एक पता चले ऐसे कि बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, अंदर आपको पंखे भी नहीं लगे हैं और बहुत मतलब आपको कार्य करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये सरकार का दायित्व है कि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बराबर जो उसका काम करने का वातावरण है उसको भी मेंटेन किया जाएगा और मातृत्व राहत, यानी कि आपको राहत के लिए मतलब जैसे कि कोई भी आपकी तबीयत या कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल मातृत्व राहत मतलब बिल्कुल राहत आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये हमारे राज्य के कार्य होते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही वातावरण मातृत्व राहत के लिए प्रावधान हमारा जो दे रखा है आर्टिकल नंबर 42, तो इस पर भी आप इंपॉर्टेंट टिक मान लीजिएगा। यानी कि इस स्लाइड में हमारे 3 जो आर्टिकल हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप इनको ज़्यादा फोकस करके याद कर लीजिएगा। ये तो मान लो आप बाकी सब समझ लेंगे, लेकिन जो टी कर रहे हैं उनको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेने और पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अगले स्क्रीन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ आगे के हमारे और कुछ पॉइंट हैं। आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 43 हमारा बोलता है सभी नागरिकों के लिए जीवन, मजदूरी, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को एक सभ्य मानक, यानी कि सभी नागरिकों के लिए जो मजदूरी है, सामाजिक और उसके सांस्कृतिक मतलब जितने भी उसके अवसर हैं उसके लिए एक सभ्य मानक होना चाहिए। ये हमारा बताता है आर्टिकल नंबर 43। और आर्टिकल नंबर 44, पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए दोस्तों। आर्टिकल नंबर 45 जो दे रखा है हमारा, सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करें जब तक कि वह 6 वर्ष पूरी नहीं कर देते। यानी दोस्तों, ये हमारे राज्य का काम होता है कि सभी बच्चों के लिए उनकी जो देखभाल करना, उनके पोषण का देखभाल करना, उनकी शिक्षा का देखभाल करना, तो वो पूरा राज्य का कार्य होता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा आपके गाँव में आंगनवाड़ी जो केंद्र लगाए जाते हैं वो इसी वजह से लगाए जाते हैं कि जो अगर 6 साल से कम का बच्चा है तो उसके लिए बराबर पोषण दिया जा सके, उसके लिए जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रदान की जा सके। इसीलिए हर गाँव में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये सरकार का दायित्व होता है। तो हालांकि सरकार का दायित्व होता है, लेकिन हमने आपसे पहले ही बता रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। भाई अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर यही अभी हमारा फंडामेंटल राइट होता, यानी मौलिक अधिकार होता, और उसके बाद हमें नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए हम आसानी से सुप्रीम कोर्ट जाके वहाँ कंप्लेन कर सकते थे कि हमें ये चीज़, ये अधिकार हमें नहीं पूरी तरीके से प्राप्त हो रहा है। लेकिन फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा जो कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए मतलब शिक्षा का और उनके पोषण का पूरी तरीके से देखभाल सरकार का दायित्व होता है। आर्टिकल नंबर 46, अत्याचार निवारण अधिनियम, यानी कि अब सरकार का दायित्व होता है कि वो ये निर्धारित करे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो सके। तो सॉरी दोस्तों, 1 मिनट लाइट चली गई है। तो चलिए दोस्तों, तो सरकार का ये दायित्व होता है कि किसी प्रकार का भी आपके ऊपर कोई अत्याचार ना हो सके दोस्तों। ये होता है हमारा आर्टिकल 46। आर्टिकल नंबर 47, मादक पेय और नशीले पदार्थों का सेवन रोकना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। दोस्तों, ये सरकार का कार्य होता है कि हर उस प्रकार की चीज़ों को रोकना जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे वो हमारा यानी कि मादक कोई पीने वाला हो, जैसे शराब, दारू, यानी कोई अफीम, चर्च, गांजा, मतलब इस टाइप की कोई भी चीज़ है उस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। ये सरकार का दायित्व होता है कि इन सब चीज़ों को रोके। तो दोस्तों, इस पूरे जो इस पे है एक हमारा 47 नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए देख लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 46 जो अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में बताता है, और आर्टिकल नंबर 43 यानी सभी नागरिकों के लिए समान मजदूरी, समान सभ्य मानक बताता है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 43। तो दोस्तों, इसमें जो 1 से 44 यानी समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो इस स्लाइड में हमारे 4 आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनके लिए देख लीजिएगा। तो इनको थोड़ा 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, आप तो आसानी से याद हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है, सिंपल ही है बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, अब आप इसका स्टार्ट ले लें और हम बढ़ते हैं, थोड़ा 2-4 स्लाइडें और बची हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो थोड़े से हमारे आर्टिकल और जो बचे हुए हैं, बस यही 3 आर्टिकल से हमारा डायरेक्टिव बेनिफिट यहीं पे फिनिश होता है। तो आर्टिकल नंबर 48 हमारा क्या बताता है, गाय, बछड़े, दुधारू पशुओं के वध को रोकना। यानी कि जो आर्टिकल नंबर 48 हमारा बताता है कि जो हमारे जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं, यानी कि जैसे गाय हो गया, बछड़ा हो गया, भैंस हो गया, इस तरीके जितने भी दुधारू जानवर हैं उनके वध को रोकना ये सरकार का दायित्व होता है, सरकार का कार्य होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा दोस्तों कि सरकार जिस पे चाहे, यानी कि जो अवैध रूप से, जैसे कि सरकार ने अगर लाइसेंस नहीं दे रखे हैं और अवैध रूप से अगर पशुओं को कटाई की जा रही है तो वहाँ पे राज्य सरकार रोक लगा सकती है। हालांकि लाइसेंस को भी राज्य सरकार निरस्त कर सकती है दोस्तों, क्योंकि राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वो गाय, बछड़े, दुधारू पशुओं को वध को रोक सके।
आर्टिकल नंबर 49, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करें। यानी कि जो सरकार का कार्य होता है वो राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय वस्तुएं और राष्ट्रीय स्थानों की रक्षा करना। जैसे कि अपना मान लो कि अपने राज्य सरकार में, अपने राज्य में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी पुराने से, यानी काफ़ी पुराने स्मारक हैं कोई, या कोई मतलब ऐसी राष्ट्रीय संपत्ति है, तो राज्य का दायित्व होता है कि उन सब चीज़ों की रक्षा करें। ये राज्य का कार्य होता है। और इसी तरीके से होता है आर्टिकल नंबर 50, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस स्लाइड में हमारा ये केवल एक ही जो दे रखा है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, इस स्लाइड में केवल एक ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे क्या बताता है, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। यानी दोस्तों ये जो आर्टिकल बताता है हमें कि राज्य की कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यानी आर्टिकल नंबर 50 जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। यानी कार्यपालिका हमारी क्या होती है, जो जिसका कार्य होता है काम को करवाना, और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, न्याय देना। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग होगी, यानी कि एक दूसरे पर कोई भी, यानी कि कार्यपालिका का न्यायपालिका पर कोई भी जोर नहीं होगा। ये हमारा बताता है आर्टिकल नंबर 50 दोस्तों। तो ये हमारे हुए कुछ जो इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल जो आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आप इनको 2 या 3 बार रिवाइज कीजिएगा तो आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया कीजिए दोस्तों, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़े और हम भी कुछ और अच्छा आप लोगों के लिए करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए हम क्लास का विराम दे रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इससे पहले आपको थोड़ा साइनिंग आ रही थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सिंपली दिख रहा होगा आपको। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।